जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का अपने चैनल पे डीजे सर क्लासेस ऑफिशियल पे। तो मैं आपको बता दूं, हमारा जो मैथ सीरीज है वो चल रहा है। बार बार मैं लेट हो जाता हूं, बट ऐसा कुछ नहीं है, चलेगा, रेगुलर चलेगा। रफ्तार सीरीज का ये बैच है और मैथ्स में हमने 2 लेसन कवर कर लिया। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा और जाकर के देखो। आज हम बात करेंगे तीसरे लेसन की, बात करेंगे क्या, लीनियर इक्वेशन इन ट्रू वेरिएबल की। इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं और अच्छे से देखते हैं। अगर आप लोगों ने वीडियो शेयर नहीं किया तो शेयर कर दो और लाइक कर दो, और अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब है तो तुरंत सब्सक्राइब मार दो ताकि आपको अच्छे से मिलता रहे। हम आपके साथ तैयार हैं आपको 90+ पहुंचाने के लिए। आज जो मैं बात करता हूं लीनियर इक्वेशन इन ट्रू वेरिएबल, तो जरा हेडिंग वेडिंग डाल दें, लीनियर इक्वेशन इन ट्रू वेरिएबल क्या होता है इसके नाम से ही पता चलता है। अभी आओ इंट्रोडक्शन देते हैं, समझाते हैं क्या होता है। मान लो कोई एक वेरिएबल लिखा हुआ ax प्लस बी वाई, थोड़ा राइटिंग मेरी सही नहीं है, जरा ध्यान रखना। क्या, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब लीनियर क्या होता है, जिसके ऊपर पावर 1 हो लीनियर, जिसके ऊपर पावर 2 हो क्वाड्रेटिक, जिसपे 3 हो क्यूबिक। ये आपको इससे पहले वाले चैप्टर में मैंने पढ़ा रखा है, पॉलिनोमियल में बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है, तो इसमें आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पे ये क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है, लेकिन टू वेरिएबल का मतलब क्या होता है मैं बताता हूँ आपको, समझना है इसमें। यहाँ पर जो a है तो लिख सकते हो क्या, a कॉमा b डज नॉट इक्वल टू 0 बिकॉज देयर आर रियल नंबर, बिकॉज देयर आर रियल नंबर। ये एक रियल नंबर है, ठीक है। और यहां पर जो x और y है, x और y ये जो है ये वेरिएबल्स है, ये वेरिएबल्स है, इसे वेरिएबल बोलते हैं। x y को क्या बोलते हैं, वेरिएबल। तो फिर c क्या है, तो c एक कांस्टेंट टर्म होता है। ये क्या होता है, कांस्टेंट। ये सारी चीजें मैंने आपको इससे पहले वाले चैप्टर में मैंने पढ़ा रखी हैं, अगर आपको नहीं याद है तो उसको जाकर के देखो। लेकिन सर इसमें कुछ समझ नहीं आया तो और मैं एक मैथमेटिकल इक्वेशन लेकर के समझाता हूँ। जैसे अगर लिखा है कहीं पे 4x, क्या लिखा हुआ है, 4x प्लस 5y प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो यहां से अगर देखो क्या 4 और 5, 4,5 ये इक्वल टू 0 है, नहीं ना, डज नॉट इक्वल टू 0। तो फिर और 4 और 5 होते क्या, रियल नंबर होते हैं। तो ये तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। दूसरा x और y जो है ये क्या हो जाएगा, x और y जो है ये वेरिएबल हो जाएगा। तो कोई भी इक्वेशन अगर इस टाइप की लिखी हो, 4x प्लस 5y प्लस 6 इक्वल टू 0, या ऐसा कुछ लिखा हो, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। बस इतना सा। तो ये तो था इंट्रोडक्शन कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता क्या है। अब इसके आगे अगर बात करें तो अब इससे आगे बढ़ चलते हैं और आगे बताते हैं आपको कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है बेसिकली और क्या करना है। तो सबसे पहले ग्राफ की बात करते हैं, उसमें भी देख लेते हैं। तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होते कितने टाइप के हैं, तो देयर आर 2 टाइप्स। 2 टाइप की बात करें तो एक कंसिस्टेंस, एक इनकंसिस्टेंस। तो कंसिस्टेंस क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं, कंसिस्टेंस। दूसरा इनकंसिस्टेंस, इनकंसिस्टेंस, कंसिस्टेंस, इनकंसिस्टेंस। तो कंसिस्टेंस की अगर मैं बात करूं ना, तो कंसिस्टेंस क्या होता है वो समझो। कोई भी इक्वेशन निकालना और अगर उसके क्या कहते हैं, तो यूनिक सॉल्यूशन है किसी भी इक्वेशन के। अब वो इक्वेशन कैसी हो सकती है, तो मैं तुमको बता दूं, कोई भी इक्वेशन है आपके पास, अगर उसका यूनिक सॉल्यूशन है, क्या आ जाए, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो, अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंस होगा। दूसरी चीज क्या हो, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन हो जाए, क्या हो जाए, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन आ जाए, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। तो इस केस में भी क्या होगा, इस केस में भी क्या होगा, वो कंसिस्टेंस होगा। लेकिन इनकंसिस्टेंस के लिए, इनकंसिस्टेंस के लिए क्या होना चाहिए, नो सॉल्यूशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नो सॉल्यूशन होना चाहिए। अगर नो सॉल्यूशन है तो ये होगा। तो इतना तो पता चल गया। अब एक बात प्रॉब्लम कर रहे हो, सर यूनिक सॉल्यूशन क्या है, इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन क्या है और नो सॉल्यूशन क्या है। तो हम आओ इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं सबसे पहले। तो अभी ये समझ आ जाएगा, इस बात को नोट करके लिखना रखना, अभी ये समझ आ जाएगा। देखना कंसिस्टेंस और इनकंसिस्टेंस क्या होता है। तो हेडिंग डाल दो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, हेडिंग डालेंगे ग्राफिकल
ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में मैं बात करूं तो इसका 3 ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो सकता है। फर्स्ट वन इज, 2 लाइन होंगी, मैं उन 2 लाइनों का नाम मैं बता दूं। कुछ लाइन इस तरह की होंगी। एक लाइन का नाम होगा क्या, L1, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, A1 लिख सकते हैं, A1 x प्लस B1 y प्लस C1 इक्वल्स टू 0। L2 कैसे हो सकता है, तो L2 हो सकता है E2 x प्लस B2 y प्लस C2 इक्वल्स टू 0। तो ये तुम्हारा L1 और L2 ये 2 लाइन है मान लो। अब ये 2 लाइन किस तरह की, ये सर इसमें समझ नहीं आ रहा, तो ये ऐसी भी हो सकती है, मैं बार बार कह रहा हूँ, 4x प्लस 5y प्लस 6 इक्वल्स टू 0, या 3x प्लस 4y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो ये भी वही लाइन है, बस मैं इस तरह का फॉर्मेट में लिख रहा हूँ ताकि मैं समझा पाऊँ। अभी क्वेश्चन करेंगे तो समझ आएगा। मान लो एक लाइन ये है और दूसरी लाइन ये है। यहाँ लाइन को जो है वो वेरिएबल के फॉर्मेट में लिखा जाता है। कहते हो सर लाइन बोल रहे हो पर लाइन तो कहीं नहीं है, तो ऐसा नहीं है। आप थोड़ा समझदार बनो, मैथ्स के स्टूडेंट हो। यहाँ पर ये लाइन का फॉर्मेट होता है और ये लाइन के पॉइंट्स होते हैं कि लाइन कैसे बनती है, ठीक है। अब इस पर आपने काम करे ना, तो लिखते हैं और काम करते हैं इस पे। सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं और क्या किस टाइप का ग्राफ बन सकता है। तो पहला जो ग्राफ हो सकता है वो ग्राफ क्या हो सकता है, तो पहला ग्राफ हो सकता है 2 लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर। क्या हो सकती है, 2 लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर। 2 लाइन है वो एक दूसरे को काट सकती हैं। उसका फिगर अभी बना देते हैं, कैसे बनेगा सबको समझा देंगे। फिर दूसरा क्या हो सकता है, 2 लाइन आर पैरेलल, 2 लाइन्स आर पैरेलल, 2 लाइन्स आर पैरेलल। तीसरा ग्राफ क्या बन सकता है, तीसरा ग्राफ बन सकता है 2 लाइन आर ओवरलैप, ओवरलैप एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाना। अब और इन तीनों के फिगर बनाते हैं। पहले का फिगर देखते हैं। देखो पहले का डायग्राम क्या होगा, ये कोई एक, ये आपके पास है क्या, एक्स एक्सिस है और ये क्या है, वाई एक्सिस है। इधर एक्स डैश होगा और इधर नीचे वाई डैश होगा। हमने यही बनाया, इसी पे बना लेते हैं अपने। अगर 2 लाइन इंटरसेक्ट करे कुछ इस तरह की, मान लो एक L1 कुछ इस तरह गई और एक L2 इस तरह गई, तो ये हो गई आपकी L1 और ये आपकी L2 इस तरह है। तो ये पहला कंडीशन होगा जिसे बोलेंगे 2 लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर। अब इसके लिए जो कंडीशन होती है वो क्या होती है, तो अगर कोई भी लाइन एक दूसरे को कट करके चली जाए तो उसे बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। अभी इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो समझ आ जाएगा। मैंने अभी कहा था स्टार्ट में, जब हमने कंसिस्टेंस और इनकंसिस्टेंस पढ़ा रहे थे, तब मैंने बताया था कि कंसिस्टेंस वो होगा जिसका यूनिक सॉल्यूशन हो, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन हो, तो वो यूनिक सॉल्यूशन हो। तो हमें सॉल्व करने पे दिख जाएगा ना, इक्वेशन सॉल्व करेंगे, अगर ग्राफ इस तरह का बना तो साफ साफ बोल देंगे यूनिक सॉल्यूशन। अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो वो कंसिस्टेंस होगा। क्लियर। आगे 2 लाइन्स आर पैरेलल, 2 लाइन्स आर पैरेलल की बात करें तो अगर 2 लाइन पैरेलल चली जाए तो वो उसका ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा। 2 लाइन पैरेलल, ये और ये ऐसे चली गई, ये L1 और ये L2, ये X और ये Y। तो 2 लाइन अगर पैरेलल चली जाए तो इसका जो सॉल्यूशन होगा, ये कौन सा सॉल्यूशन होगा, तो इसका सॉल्यूशन हो सकता है क्या कहते हैं, नो सॉल्यूशन। इसका आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन इसका बनेगा। अब नो सॉल्यूशन के लिए तो हमने बताया था नो सॉल्यूशन इनकंसिस्टेंस के लिए था। नो सॉल्यूशन किसके लिए था, इनकंसिस्टेंस के लिए था। अब आगे बात करें 2 लाइन्स आर ओवरलैप। अब तीसरा वाला फिगर देख लो, तीसरा वाला फिगर क्या कहता, तीसरा वाला फिगर ऐसे बनेगा, ये x होगा, ये y होगा और एक लाइन ऐसे गई, इसका नाम L1, फिर दूसरी लाइन भी इसी को ऊपर चढ़कर चली गई, उसका भी नाम L2। तो L1 L2 दोनों एक है लाइन यहाँ पे चढ़ गई, तो इसको बोलते हैं इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। इसको क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। अगर इस तरह का हो गया ना तो फिर ये आपको सब पता चल गया। आप कहते हो सर ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तो समझ नहीं आया, तो अब मैं बताता हूँ तुमको मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन से और समझ कैसे आएगा, सारी चीजें समझो। अगर मान लो, साफ साफ देखना, मैं 3 इक्वेशन लिख रहा हूँ, इन सभी के बियॉन्ड पे लिख रहा हूँ और उनको समझना गौर से। देखो अगर मैं बात करूँ ना, कोई इक्वेशन ले लूँ,
अब मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ले रहा हूँ इसी के फॉर्मेट पे इधर पे। अगर मैं बात करूं, इधर देख लो, इतने पे जान जाओगे सब कुछ। अगर a1 अपॉन में a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2, अगर ये सिचुएशन आ रही है तो वो क्या होगा, आपका यूनिक सॉल्यूशन होगा, यानी इस केस के लिए यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो सर ये कैसे पता चलेगा? और मैं एक बात बताता हूँ आपको। हम एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने मान लिया कि 4x प्लस 5y प्लस 6 इक्वल टू 0 लिया, ठीक है। दूसरा हमने ले लिया 2x प्लस 3y प्लस 7 इक्वल टू 0 ले लिया। अब आप खुद सोचो, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, x के पास जो नंबर होता है a1 होता है, तो यहाँ x के पास ये a1 हो गया, तो a1 की जगह हम 4 लिख देंगे। फिर अपॉन में a2, तो नीचे वाले x2 की जगह जो होता है वो a2 होता है, तो यहाँ लिख दिया 2। फिर इक्वल टू में क्या था 5 और नीचे कितना 3, क्यों 5 क्यों लेंगे, क्योंकि ये b1 की वैल्यू तो b1 अगला टर्म, और ये b2 की वैल्यू तो नीचे वाला। इसको काटेंगे तो कितना 2/1 आ जाएगा, और इधर 5/3। क्या है दोनों बराबर हुए? नहीं ना, तो ये दोनों डज नॉट इक्वल टू है, तो हम कह देंगे कि ये इसका जो निकला वो यूनिक सॉल्यूशन निकला। अगर अभी भी नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चंस में आ जाएगा, नहीं आ रहा है कोई बात नहीं। अब आगे समझो। तो पहली कंडीशन अगर है a1 डज नॉट इक्वल a1 अपॉन में a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2, तो यूनिक सॉल्यूशन। दूसरा केस ये है कि a1 अपॉन में a2, b1 अपॉन में b2, c1 अपॉन में c। पहला अगर बराबर हो, दूसरा अगर बराबर नहीं है, तो इस केस को बोलते हैं नो सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं इस केस को? नो सॉल्यूशन बोलते हैं। लेकिन तीसरा जो सॉल्यूशन है वो क्या है, a1 अपॉन में a2 इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इक्वल टू c1 अपॉन में c2, तो इसको जो बोलते हैं ये बोलते हैं इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। इसे बोलते हैं इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। तो आपको पूरा ये समझ आ चुका होगा, उम्मीद करते हैं सारी चीजें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। मैं फिर आपको समझा दूं, आपको हमने पढ़ाया कि क्या कहते हैं ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है। कोई भी लीनियर इक्वेशन वो लीनियर इक्वेशन होता है जिसकी जो पावर हो, वो पावर कितनी हो, 1 हो, वो लीनियर इक्वेशन होगा। अगर पावर 2 है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, पावर 3 है तो वो क्यूबिक इक्वेशन होगा। इतना क्लियर है? अगर इतना क्लियर, तो फिर हमने बताया वेरिएबल जो उसके साथ x के टर्म में आते हैं उन्हें बोलते हैं वेरिएबल, ठीक है। अब ये सब समझ गए थे। फिर हमने बताया कंसिस्टेंस और इनकंसिस्टेंस। तो कंसिस्टेंस वो होगा जिसके पास यूनिक सॉल्यूशन हो, और इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन हो, वो कंसिस्टेंस होगा। इनकंसिस्टेंस क्या हो, तो जिसके पास कोई सॉल्यूशन ना हो वो इनकंसिस्टेंस होगा, यानी उसके लिए ये वाली कंडीशन रिक्वायर हो, 2 लाइन आर पैरेलल होनी चाहिए। 2 लाइन कैसी होनी चाहिए? पैरेलल होनी चाहिए। या फिर a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 तो बराबर होना चाहिए, बट डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 होना चाहिए। और फिर उसके बाद में हमने तीसरी कंडीशन ये बताई कि क्या कहते हैं, यहाँ पे आगे हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन 3 टाइप का हो सकता है, या तो 2 लाइन एक दूसरे को काट के निकल जाए, या 2 लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो जाए, अगल बगल से निकले पर कभी मीट ना करें, और या तीसरा क्या हो सकता है, एक दूसरे के ऊपर चली जाए। बाकी इन तीनों के सिवाय कोई हो ही नहीं सकता। अगर कोई हो सकता है तो आप बता दीजिए अपना। समझ आ गया होगा? अगर इतना समझ आ गया तो इंट्रोडक्शन पोर्शन था इतना, तो आपका पूरा खत्म हो चुका होगा। अब इसको हटा देते हैं और फटाक से रिकैप मारते हैं फटाफट और क्वेश्चंस करते हैं। हटा दिया मैंने, इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट जो मारना है मार लेते हैं यार। अभी तो मैं समझा रहा था, अब तो खत्म कर दिए सब, ठीक है। अब आगे बढ़े और इस पे देखते हैं क्वेश्चंस क्या क्या कहता है ये क्वेश्चंस। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, और आपको अच्छे से करना पड़ेगा। और इसमें देखते हैं कि क्या क्वेश्चंस कहता है। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, शो ग्राफिकली दैट द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। लिखा हुआ है शो ग्राफिकली that the system of linear equation 2x minus 3y equals to 5 and 6y minus 4x equals to 3। इसको शो करना क्या है, इज इनकंसिस्टेंस
हैज नो सॉल्यूशन, हैज नो सॉल्यूशन। तो आपको तो पता ही है अगर ये इनकंसिस्टेंस होगा तो ये तो नो सॉल्यूशन होना ही चाहिए। इनकंसिस्टेंस के लिए क्या था, नो सॉल्यूशन। कंसिस्टेंस के लिए क्या था, वन सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। हमें क्या शो करना, इनकंसिस्टेंट। तो इनकंसिस्टेंस के लिए नो सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशन के लिए बीच वाली कंडीशन थी, कौन सी थी, a1 अपॉन में a2 इक्वल टू b1 अपॉन में b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2। तो ये कंडीशन लगानी है, या इस कंडीशन को बोलते हैं क्या कहते हैं, पैरेलल बोलते हैं। क्या, लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो तो ये कंडीशन रिक्वायरमेंट होती है। तो चलिए हम अपना काम शुरू कर देते हैं और इक्वेशंस को लिखते हैं और उस पर बात करनी शुरू कर देते हैं। सबसे पहले यहाँ पे अपने लिखेंगे रिक्वायर्ड कंडीशन। क्या लिखेंगे, रिक्वायर्ड कंडीशन, रिक्वायर्ड कंडीशन for the required condition for the inconsistence और या नो सॉल्यूशन, या नो सॉल्यूशन के लिए जो रिक्वायर्ड कंडीशन है वो क्या कंडीशन है। तो कंडीशन रिक्वायरमेंट की ये है कि वो कंडीशन होनी चाहिए a1 अपॉन में a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन में b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2। ये कंडीशन रिक्वायरमेंट है किसके लिए, इनकंसिस्टेंस के लिए या नो सॉल्यूशंस के लिए। अब हम अपना काम करते हैं, इन दोनों इक्वेशंस का यूज करके बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको वैल्यू पता होनी चाहिए x1 और y1 की वैल्यू क्या है। तो इसको थोड़ा पैटर्न में सिस्टमेटिक वे से लिखो। इक्वेशन लिखी हुई है पहली L1, अगर मैं बात करूं L1 लाइन कौन सी है आपकी, तो L1 लाइन आपके पास है ये 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 5, ये आपके पास है। और दूसरी जो है वो कौन सी है, L2। तो इसमें हम थोड़ा चेंज करते हैं, क्यों, क्योंकि पहले x है, हम भी इक्वेशन में x करते हैं, तो इसको आगे लिखो, इसको पीछे लिख दो। माइनस का 4x आगे ले लो, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, आगे पीछे लिख सकते हो। और मैं बताता हूँ, जैसे 5 माइनस 3 करो तो कितना आएगा 2, लेकिन अगर इसको आगे पीछे लिख दो, 3 को आगे ले लो तो 3 माइनस का 3 तो माइनस 3 और प्लस का 5 है तो प्लस का 5 इक्वल टू 2। अब तुम कह रहे हो सर चीटिंग आएगा तो इसके आगे तो कोई साइन नहीं। बेटा अगर किसी के आगे कोई साइन नहीं होता तो प्लस का ही होता, समझ गए कि नहीं। तो वैसे ही अब देखो 5 में से 3 का 2 भी 2 और फिर भी 5 में से 3 का 2 भी 2, तो हर कंडीशन में आएगा तो 2 ही ना। तो ऐसे ही कुछ भी आगे पीछे कर सकते हो। तो इस 4 माइनस 4x को हमने यहाँ लिखा और क्या है प्लस 6y को पीछे लिखा और इसको 2 में हमने 3 कर दिया। अब अगर चाहते हो कि सर ये ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है, इसको प्लस करके लिख दो आप ना, तो आपको कुछ करना थोड़ी ना है, आप लिख सकते हो, माइनस लगा सकते हो, लेकिन रहने दो, ऐसे ही रहने दो। अब कंडीशन कौन सी रिक्वायरमेंट है, कंडीशन ये वाली रिक्वायरमेंट है, इस पे फुलफिल करना। आपको भी पता है अगर इसको कंपैरिजन किया जाए तो ये किससे कंपेयर हो सकता है, तो ये हो सकता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 इससे। और ये वाली किससे कंपेयर हो सकती है, ये a2, ये कंपेयर हो सकती है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से। अब आप बताओ जो x के साथ है पहली लाइन में वो a1 की वैल्यू, तो इस पे पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो देखो a1 की जगह पे कितना पुट करते हैं, तो यहीं पे पुट कर लेते हैं। देखो a1 की जगह कितना पुट कर देते हैं, तो देखो a1 के साथ कितना 2, तो हमने यहाँ लिख दिया 2 अपॉन में a2 कितना है, तो x नीचे वाले के साथ a2 होता है तो -4, तो हमने लिख दिया -4 इक्वल टू b1 कितना आपका -3, हमेशा साइन को ले लेना, आगे माइनस लगा तो माइनस ले लेना, b1 -3, क्यों, क्योंकि y के साथ b1 है। देखो y के साथ b1 है तो y के साथ हमने b1 ले लिया। फिर नीचे क्या है, y के साथ, नीचे वाले y के साथ b2 है तो हमने यहाँ पे ले लिया 6, क्लियर। और उसके बाद में इधर क्या लिखा हुआ है c, ये वाली जो वैल्यू होती है c की वैल्यू होती है। तो c की वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो क्या कहते हैं, इसको अगर यहाँ से c की वैल्यू निकालनी इधर भेज दो या इधर ले आओ तो प्लस माइनस कुछ ना कुछ आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 5 और नीचे कितना, ये 3। अब यहाँ पे अगर तुम गौर से देखो तो इसको इक्वेट करके देखते क्या सही होता है। देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये 1/2 माइनस का 1/2 आ जाएगा इक्वल टू, इधर 3 1 जा 3, 3 2 जा 4 और 3 2 जा 6, तो माइनस का 1/2 ये भी आ गया और इक्वल टू में ये तो कटेगा नहीं तो 5/3। अब एक बात बताओ कि ये दोनों बराबर हैं इसके, नहीं ना, तो यहाँ पे डज नॉट इक्वल टू लगा दो। अब यहाँ पे अगर डज नॉट इक्वल टू लग गया तो ये दोनों तो बराबर है, देखो -1/2 और -1/2, और ये बराबर नहीं है। और यही कंडीशन तो चाहिए था, a1 अपॉन में a2 इक्वल टू b1 अपॉन में b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2। यहाँ पर भी तो वही लिखा है, a1 अपॉन में a2 इक्वल टू b1 अपॉन में b2 और डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2। आपको आंसर आ गया।
आंसर नहीं है, इसको प्रूव करना था कि ये कंसिस्टेंस है, इनकंसिस्टेंस है कि नहीं। तो नो सॉल्यूशन की कंडीशन लिखी, सबसे पहले ये चीज लिख देना, रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर द इनकंसिस्टेंस, तो रिक्वायर्ड कंडीशन लिख दी इनकंसिस्टेंस के लिए, और उसके बाद हमने सॉल्व कर दिया और यहाँ पे हो चुका। तो यहाँ पे लिख सकते हो प्यार से हैंस प्रूव्ड। तो ये था इंट्रोडक्शन का एक चैप्टर। अब इसमें सारे क्वेश्चन ही करने, मैंने बस इतना सा कराया है। अब आप लोग कंटिन्यू बनाए रखना, मैं कंटिन्यू वीडियो डालता रहूंगा, आप लोग देखते रहिए और सीखते रहिएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर लो और मेहनत से पढ़ो, नोट्स बनाओ, कॉपी पेन लेकर के बैठो और चिंता ना करो। मैं इसके बाद तुरंत ये चैप्टर खत्म होगा, इस साल के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर के, मतलब जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं वो सारे करा दूंगा। 20-25 क्वेश्चन होंगे जो अब तक के पिछले सालों में पूछे गए सिर्फ इसी चैप्टर के रिगार्डिंग। तो एक लास्ट लेक्चर होगा इसका, जब ये चैप्टर खत्म होने वाला होगा तो उसमें करा दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।